ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने एआई टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट की और बाद में उसकी बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में अच्छे खासे पोजीशन पर जॉब लग गई। 2019 में उसकी मुलाकात निकिता सिंघानिया से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर होती है। जब दोनों में बातचीत होती है तो पता चलता है कि निकिता लखनऊ यूपी की रहने वाली है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड करते हैं। यह बात उनके घर वालों तक पहुंच जाती है। निकिता के घर वाले देखते हैं कि लड़के की तो हाई प्रोफाइल जॉब है और वह अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। वहीं अतुल के घर वाले देखते हैं कि निकिता ने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, पर उस वक्त वह जॉब नहीं कर रही थी। उन्हें लगा कि पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब बाद में तो मिल ही जाएगी। और इस तरह से दोनों तरफ से राजी होने के बाद फाइनली 26 अप्रैल साल 2019 को बनारस के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में इनकी शादी हो जाती है। अतुल शादी के बाद 2 दिन घर पर ठहरता है, फिर दोनों सीधा बेंगलुरु और फिर वहां से 2 दिन के लिए मॉरिशस चले जाते हैं। हनीमून ट्रिप के लिए वहां उसे निकिता के बिहेवियर में कुछ अजीब महसूस होता है। वह काफी कम बोलती, चीजें यहां वहां खो देती, गुस्सा करने लगती और हंसने भी लगती। जब ट्रिप खत्म हो जाता है तो ये लोग वापस बेंगलोर आ जाते हैं। अतुल भी अपनी वर्क लाइफ में बिजी हो जाता है। अब निकिता ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखी थी तो अतुल उसे प्रोग्रामिंग और एआई सिखाता है। अलग अलग जॉब फॉर्म्स पर उसके लिए अप्लाई करता है, उसे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करता है एंड फाइनली उसकी एक कंपनी में जॉब भी लग जाती है। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में मग्न थे। निकिता को कोरियन लड़के और कोरियन वेब सीरीज बहुत पसंद थे जिसमें ज्यादातर लव और रोमांस होता था। निकिता के अंदर भी कुछ ऐसी ही फैंटसीज डेवलप हो जाती है, पर अतुल अपनी बीवी को सही से टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि उस पर ऑफिस की तरफ से बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता था। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि निकिता के जो पिताजी थे उनकी डेथ हो जाती है। इधर निकिता भी प्रेग्नेंट हो जाती है और हेल्थ इश्यूज के कारण उसकी जॉब भी चली जाती है। निकिता इन सब का इल्जाम अतुल पर लगाती है और उसे ही इन सब का जिम्मेदार ठहराती है। घर पर बस यहीं से इन दोनों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। हालांकि घर पर काम काज करने के लिए अलग से नौकरानी और खाना बनाने के लिए कुक आते थे, पर प्रेगनेंसी का वक्त चल रहा था तो उसकी सेहत की देखरेख के लिए मां को बुलाया जाता है। अब लड़के की मां थी प्योर वेजिटेरियन, वहीं लड़की नॉन वेजिटेरियन। वह कुछ ऐसी ऐसी चीजें घर में मंगवाती जिनसे उनकी सास को ऐतराज होता था। ऊपर से उन्हें खाकर वह हड्डी और मांस डस्टबिन की जगह पर इधर उधर कोने में फेंक देती थी। बस यहीं से सास बहू में मनमुटाव बढ़ने लगा। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तब लड़की का पूरा परिवार बेंगलोर आता है, लेकिन 1 BHK फ्लैट में इतनी जगह नहीं थी कि सब के सब एक साथ ठहर सके। इसलिए अतुल उनके ठहरने के लिए एक होटल बुक करता है। अब तक सिर्फ लड़की अतुल से खफा थी, लेकिन इन सब के बाद लड़की का पूरा परिवार ही अतुल से खफा हो जाता है। वे कहते हैं कि बताओ, घर में इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोग को साथ साथ रखा जा सके। घर से इतनी दूर होटल में ठहराया है। वक्त बीता और लड़की के परिवार में कुछ पैसों की दिक्कत आ गई। निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया को बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे तो अतुल उनको इन टोटल 16 लाख रुपए भेजता है, पर वह और ज्यादा पैसे 50 लाख रुपए मांगने लगता है। अतुल कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा कहकर वह पैसे देने से इनकार कर देता है। निकिता बार बार अतुल पर पैसे देने का दबाव बनाती है, पर जब अतुल साफ साफ पैसे देने से इनकार कर देता है तब इनके बीच में रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। 2021 में वह बेंगलोर छोड़ देती है और बेटे के साथ अपने घर लखनऊ आ जाती है। अतुल को लगा कि शायद वह गुस्सा है। कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वह खुद चली आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और जो होता है उसकी कल्पना अतुल ने कभी सपने में भी नहीं की थी। 8 महीने बाद यानी कि 24 अप्रैल 2022 को निकिता जौनपुर के सरदार कोतवाली में अतुल और उसके घर वालों पर इन टोटल 9 केसेस पर मुकदमा दर्ज, जिसमें आईपीसी धारा 302 मर्डर, जिसमें निकिता का यह कहना था कि अतुल और उसके घर वालों ने शादी के बाद उसके पिता से 10 लाख रुपयों की डिमांड की, जिससे कि उनको गहरा आघात पहुंचा और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में जब एविडेंसेस जुटाए गए तो पता चला कि उनके पिताजी अक्सर बीमार रहते थे। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी और ब्लड क्लॉटिंग के कारण उनकी डेथ हुई थी।
अगली धारा उनके ऊपर 377 अननेचुरल सेक्स का लगाया जाता है। हालांकि उन पे ऑफिस वर्क का इतना लोड रहता था कि नेचुरल सेक्स का टाइम ही नहीं मिल पाता था, तो अननेचुरल सेक्स तो दूर की बात थी, साथ ही उनके वाइफ के कुछ ऐसी फैंटसीज थी जो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जिनके साथ कोई भी पुरुष आई डोंट नो कोई भी कंफर्टेबल होता होगा। और इसी तरह 498 ये 323, 406, 504, 500, 6 CRPC 125 और 156/3 करके टोटल 9 केसेस दर्ज किए गए थे। अब अतुल को केस सेटल करने के लिए बेंगलोर से जौनपुर 1800 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय करना पड़ता था। उसमें भी कभी जजेस नहीं होते थे, कभी सामने वाला नहीं होता था, कभी लॉयर्स का हड़ताल रहता था, तो कभी केसेस के डेट शिफ्ट कर दिए जाते थे। उसे कंपनी में साल के गिनकर सिर्फ 23 दिन की लीड मिलती थी। तो सोचिए कितना मुश्किल रहता होगा। आप अपना समय और पैसा लगाकर इतनी दूर आते हो और आपको हाथ लगता है कुछ भी नहीं, सिर्फ निराशा और हरासमेंट। उसकी पत्नी अपनी मेंटेनेंस के लिए उससे हर साल 1 लाख और 2 साल के बच्चे के भरण पोषण के लिए अलग से 1 लाख यानी कि इन टोटल 2 लाख रुपए की डिमांड करती है। साथ ही एल मनी के नाम पर 3 करोड़ रुपए अतुल से ऐंठने की साजिश भी रची जाती है। हालांकि कोर्ट में जब यह बात रखी जाती है तो अतुल को हर महीने 80,000 देने का ऑन ऑर्डर मिलता है। वह कहता था कि अब तो उसे पैसे कमाने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि उसकी कमाई से उसके दुश्मन ही मजबूत हो रहे थे। वह जिस कमाई से टैक्स भर रहा था ताकि यह जुडिशरी चले, उसी जुडिशियल सिस्टम का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ केसेस दर्ज करके उसे तंग किया जा रहा था। अतुल बहुत सारे जजेस से मिला बात की, पर कहीं से भी बात नहीं बन रही थी। इन्हीं सब में वह एक जज रीता कौशिक का नाम लेता है, जिन्होंने उसकी जिंदगी में परेशानियां सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा दी। दरअसल बात ऐसी थी कि एक दिन कोर्ट की पेशगी, उस वक्त वहां अतुल, उसकी वाइफ और प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक, ये तीनों मौजूद थे। केस चल रहा होता है। अतुल बताता है कि कैसे उससे पहले 1 करोड़ से अब सीधा 3 करोड़ की डिमांड की जा रही है। इस पर जज कहती है कि तुम्हारे पास पैसे होंगे, तभी तो वो मांग रही है। अब पत्नी अपने पति से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? यह सुनकर अतुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई जज ऐसा कैसे बोल सकती है। वह तुरंत ये बात कहता है कि मैडम, आपको पता नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर साल झूठे केसेस लिखवाने के कारण कितने ही मर्द अपनी जान दे देते हैं। तभी उसकी बीवी निकिता कहती है कि फिर तुम क्यों पीछे हो, तुम भी अपनी जान क्यों नहीं दे देते? ये सुनने के बाद जो जज होती है वह हंसने लगती है, बजाय उसे मना करने की कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। वह निकिता को बाहर जाने को कहती है। फिर वह अतुल से कहती है कि देखो, ये सब फॉल्स केसेस तो चलते ही रहते हैं, इन सब केसेस में उलझे रहोगे तो कोर्ट के चक्कर काटते ही रहोगे, और तो और अपनी फैमिली को भी खराब कर लोगे। अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में सोचो, ये केसेस जल्दी से सेटल करवाओ। अतुल पूछता है कि मैम, यह केस सेटल करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जज साहिबा कहती हैं कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम बस मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा केस इसी कोर्ट में सेटल करा दूंगी। अतुल यह सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वह पहले ही लड़की के घर वालों को ढेरों पैसे दे चुका था, और तो और अब उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। दरअसल वह कहता है कि मैडम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो जज साहिबा कहती है कि तुम इतना कमाते हो, देखो कहीं से जुगाड़ करके अगर जुगाड़ हो जाता है तो मैं तुम्हारा केस सेटल करा दूंगी। अब अतुल हर तरफ से पूरी तरह से टूट चुका था। वो ऑलरेडी इतने पैसे खर्च कर चुका था, इतने कोर्ट के चक्कर काट चुका था। अतुल के साथ साथ उसके परिवार में उसके माता पिता, भाई, सब पर केसेस दर्ज थे। अतुल को जानने वाले उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब उसे अलग ही नजर से देखते थे, उसे ताने मारते थे। उसकी सास निशा सिंघानिया तो उसे यहां तक कहा था, अरे हमने तो पूरा अखबार टटोल लिया, तुम्हारी तो कहीं सुसाइड की कोई खबर नहीं मिली। वह इन सब से काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। वह अब और नहीं जीना चाहता था। वो यह चीज समझ चुका था कि औरतों के लिए इस देश में ढेरों कानून बने पड़े हैं उनके सपोर्ट में, पर मर्दों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके दम पर वह यह केस आगे लड़ सके और सच्चाई को उजागर कर सके। उसे लगता है कि वह हर तरफ से हार चुका था, चाहे एज अ हस्बैंड, चाहे एज अ सन, या फिर एज अ फादर। उसमें अब और झेलने की क्षमता नहीं बची थी, और अंत में उसने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसने भी सुना खुद को रोने से रोक नहीं पाया।
8 दिसंबर 2024 को वह अपने रूम में 24 पन्नों में अपनी पूरी कहानी को बयां करता है और 84 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर उस पर जो भी इल्जाम लगाए गए थे, जो मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ा था और जिस तरह से न्यायपालिका भी असक्षम साबित हुई थी, उसे न्याय दिलाने में उसने उन सभी बातों का एक एक करके खुलासा किया। वीडियो रिकॉर्ड करके वह सुसाइड कर लेता है। अगली सुबह यानी कि 9 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल में एक कॉल आता है जिसमें अतुल के जो पड़ोसी लोग थे वह अतुल की आत्महत्या की बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है, तब उन्हें वहां अतुल की बॉडी और वही नोट और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसके बाद में यह घटना एक नेशनल हेडलाइन बन जाती है। और भला देश का वह कौन सा कोना होगा जहां पर सोशल मीडिया की पहुंच ना हो। यह पूरी बात सोशल मीडिया के जरिए देश के हर एक कोने में जन जन तक पहुंचती है और जिसने भी इस पूरे कांड के बारे में जाना उसकी आंखें भर आई और जुबान से बस यही निकला, वी वांट जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। उसने उस वीडियो में यह भी रिक्वेस्ट करा है कि उसके मरने के बाद उसकी वाइफ को उसके बॉडी के आसपास ही भटकने ना दिया जाए और जो बेटा है वह उसके माँ बाप और भाई को सौंप दिया जाए, क्योंकि निकिता उसकी परवरिश करने में असक्षम है। उसने खुद ही यह बात कबूली है कि उसके पास पैसे नहीं है बच्चे की परवरिश के लिए और अतुल ने यहां तक कहा है कि उसकी अस्थियों को तब तक विसर्जित ना किया जाए जब तक कि उसे और उसकी पूरी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल जाता। और अगर इंसाफ ना मिले तो जिस कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है उसी कोर्ट के बाहर जो गंदी नाली है उसमें उसके अस्थियों को बहा दिया जाए। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी निकिता और उसके परिवार वालों में किसी भी प्रकार का शोक, किसी भी प्रकार का अफसोस नजर नहीं आ रहा है। जब मीडिया वाले इनके घर पहुंचे, इनसे बातें करने के लिए, इनसे सवाल जवाब करने के लिए, तब निकिता की मां और उनका भाई मीडिया वालों को डांटने लगे और धमकी देने लगे कि यहां से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोचिए, ये लोग ऑन कैमरा मीडिया को धमकी दे रहे हैं तो अतुल से किस तरह का बर्ताव करते रहे होंगे। जब निकिता समेत पूरे परिवार को यह एहसास होता है कि उनका तो अब सारा भांडा फूट चुका है और कभी भी पुलिस उनकी तलाश के लिए आकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तब वे तुरंत अपना घर बार छोड़कर अलग अलग जगह जा छिपते हैं। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। पुलिस इस घटना के बाद उनकी तलाश शुरू कर देती है और फाइनली निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम और उसकी मां और भाई निशा सिंघानिया एवं अनुराग सिंघानिया को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही पुलिस एक और शख्स की तलाश में है जो उनके रिलेटिव लगेंगे। शिशु सिंघानिया फिलहाल कोर्ट ने इन तीनों को 14 दिन के लिए जुडिशियस कस्टडी पर रखा है ट्रायल के लिए और आगे इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको अलग से वीडियो बनाकर अवश्य सूचित करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, जिस प्रकार से अतुल के मरने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और कोर्ट भी उन पर मुकदमा चला रही है, अगर यह काम उन्होंने पहले ही किया होता, जब अतुल ने उनके सामने सारे गवाह और सबूत पेश किए थे, तो शायद आज अतुल हम सबके बीच जिंदा होता। औरतों के लिए देश में कानून है, यह बहुत अच्छी बात है, पर मर्दों के लिए भी देश में उचित कानून होने चाहिए, जिससे कि कोई भी औरत किसी भी पुरुष को झूठे केसेस में फंसाकर उनका मिसयूज और मानसिक शोषण ना कर सके। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक सभ्य और जागरूक समाज का निर्माण करना है। आप भी हमारे इस सफर में हमारा सहयोगी बने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।